अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम जो है वो पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। सही है। अच्छा देखिए, याद रखिएगा पास्ट पेपर कौन से होंगे, फिज़िक्स के होंगे। और ये पास्ट पेपर आपको जो है वो सिर्फ मदद नहीं करेंगे किसी एक यूनिवर्सिटी में, बल्कि ये मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि भाई देखो, पास्ट पेपर तो पास्ट पेपर है। हाँ, कुछ ख़ास यूनिवर्सिटी के पास पेपर होते हैं, लेकिन ये पास पेपर ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो आप बेफिक्र होकर जो है इसके ऊपर काम कर सकते हो और इसको जो है वो फॉलो कर सकते हो। अच्छा देखो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये पास पेपर इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। एमडी कैट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सही, ये एमडी कैट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो है ये एनईडी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कराची यूनिवर्सिटी के लिए, यूबीआईटी के लिए, ठीक है, दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए। ऑलमोस्ट जो आप सिंध में यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सब में इन पास पेपर को जो है वो सॉल्व कर कर अच्छे मार्क्स जनरेट कर सकते हो। तो आप अच्छी तरीके से इन पास पेपर को देखना ताकि आपको बात समझ में आए और आपको जो है वो फ़ायदा हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ बता दूं कि आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो सकते हो। उसकी फ़ीस जो है ना पूरे साल के लिए एमडी के टिकट की 4,500 है, जिसमें पास पेपर और बहुत सारा मटेरियल मिलेगा आपको। अभी हमारे टेस्ट चल रहे हैं 100 MCQs के, जिसमें हम फिज़िक्स के टेस्ट ले रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। फ़िज़िक्स के टेस्ट हैं, मैथ के, इंग्लिश के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब के। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है और सही से करिएगा, सही से समझिएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि इससे ज़्यादा आसान एमसीक्यूज़ आपको नहीं मिलेगा। मतलब यही सबसे आसान एमसीक्यूज़ है, इसके अलावा मतलब इससे आसान एमसीक्यूज़ कोई और नहीं आएगा। आगे सारे मुश्किल होंगे, अभी आप देख लोगे, सॉल्व करोगे। कुछ मुश्किल होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, तो ये आसान है। तो देखो भाई, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ पर। आई थिंक यहाँ कोई रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी और यहाँ भी कोई किस तरह का दिया हुआ होगा। लेकिन मास हमें पता है कि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो ये हमारा पहला जो है बिल्कुल ठीक आ गया है। अच्छा, आप सेकंड पे चलते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अच्छा, जब भी रिजल्टेंट का वर्ड आता है ना, बच्चे पता है क्या करते हैं, जब भी ये रिजल्टेंट का वर्ड आता है तो बच्चे ये करना शुरू करते हैं कि वो ऐड कर देते हैं। यानी एक वेक्टर आपको 3 दिया हुआ है और वो ऐड कर देते हैं 4 में, और एक वेक्टर आपको 4 दिया हुआ है तो वो ऐड कर कर जो है वो 7 लगा लेते हैं। अब देखो 7 तो यहाँ भी गिवन है, लेकिन ये गलत है। सही है, ऐसा नहीं होगा। अब होगा कैसे, ज़रा मैं वो आपको समझाता हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए। सबसे पहले तो अपने पास जो है वो आप लिख लो कि कौन कौन से 2 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर 1 आपको दिया हुआ है, जिसे आप ए कॉल कर सकते हो, जो कि आपको, या एक्स भी कॉल कर सकते हो इसे, जो कि आपको दिया हुआ है 3 मीटर का। अच्छा, एक वेक्टर आपको दिया हुआ है v2, जो कि b भी कह सकते हो या y भी कह सकते हो, 4 मीटर का दिया हुआ है। अब मजे की बात देखो जरा, ये सुनो क्या कह रहे हैं। एक वेक्टर आपके पास ईस्ट की तरफ है, क्योंकि हमने यहाँ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं और गलतियां जो होती हैं वो भी समझने हैं, ताकि इसके जैसे बहुत सारे एमसीक्यू आप कर लो। एक वेक्टर आपको ईस्ट की तरफ दिया हुआ है, यानी ये वाला वेक्टर आपको ईस्ट की तरफ दिया हुआ है। एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ दिया हुआ है, यानी ये वेक्टर नॉर्थ की तरफ दिया हुआ है। अब ज़रा आप बना लो ये ग्राफ, आपको पता है कि इस तरह होता है। ये हो गया आपका नॉर्थ एरिया, ये हो गया आपका साउथ एरिया, ये हो गया आपका ईस्ट एरिया, ये हो गया आपका वेस्ट एरिया। अच्छा, अब बच्चे इसे याद नहीं रख पाते, याद रखने का बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। समझो ये पाकिस्तान है हमारा, ठीक है। पाकिस्तान के ईस्ट की तरफ क्या है, इंडिया, यानी ईस्ट हो गया। नॉर्थ की तरफ क्या कहते हैं ना यार, नॉर्दर्न प्लेस घूमने चलें, या कभी कभार लोग ये नहीं कहते हैं कि सोवात मरी घूमने चले, वो कहते हैं नॉर्दर्न प्लेस घूमने चलें। तो यानी पाकिस्तान के ऊपर का एरिया नॉर्दर्न एरिया हो गया, समंदर का एरिया साउथ का एरिया हो गया, जहाँ पर यूएसए है या यूरोप है वो वेस्ट का एरिया हो गया। सही है। अब इस तरह याद रख लोगे तो याद रहेगा ज़िंदगी भर ये, ताकि भूलोगे नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, अब असल हमारा क्या है कि हम इसे सॉल्व करें। ईस्ट की तरफ कितना है, वेक्टर 3, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ कितना है 4, तो ये नॉर्थ की तरफ 4। अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे, नहीं रिजल्टेंट बोला है ना, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप ये वाला एक फॉर्मूला लगाओगे। याद आ रहा है, R इज इक्वल टू होल रेडिकल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलो इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा, और ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हमें समझ में आ रहा है कि R इज इक्वल टू
25। तो 25 का स्क्वायर रूट हर बच्चे को पता है कि 5 है। अब देखो सब में उन्होंने या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझ लो कि वेक्टर नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी है, यानी नॉर्थ की तरफ जा रहा है और ईस्ट में भी मौजूद है। तो देखो ये यहाँ पर ये वेक्टर नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है ना, अगर मैं इस तरह की लाइन बना रहा हूँ तो नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में। तो यहाँ जो इसका सही है वो ए है 5 मीटर। तो देखा आपने, इस तरह के मल्टीपल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, हमने पहले भी इस तरह के एमसीक्यूज सॉल्व करे हैं। बस बच्चे रिजल्टेंट का वर्ड सुनते ही ना वो ऐड कर जाते हैं, तो वो ऐड आपने नहीं करना, ठीक है। मजीद फर्दर मूव करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अच्छा, कहने वाले कहते हैं 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च। देखो प्रोजेक्टाइल जब लॉन्च होता है, जरा ये समझो, देखो ये जो वर्ड है ना नॉट, ये एमसीक्यूज को उलट कर देता है। कभी कभार बच्चा पूरा एमसीक्यूज पढ़ के समझ लेता है लेकिन नॉट के वर्ड को नहीं समझता, तो ये नॉट का वर्ड आप दिमाग में रखा करो, नॉट के वर्ड से कंडीशन बदल जाएगी। वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। बहुत सारे ट्रू होंगे, जस्ट एक जो है वो ट्रू नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल लॉन्च के बारे में देखो, अपने दिमाग में प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट ले आओ कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। एक एंड से शुरू होगा, दूसरे एंड पे जाके फॉल करेगा, फ्री फॉल होगा, सिर्फ यहीं पर आप इसको फोर्स लगाओगे और वो बाकी फोर्स को यूज करता हुआ यहाँ पर आके गिरेगा। फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल, अच्छा एंगल पे फायर किया जाता है प्रोजेक्टाइल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कवर हो जाए। अब इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसमें से देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ट्रू है। अच्छा ये भी ट्रू है कि पहले हाफ में जो प्रोजेक्टाइल वर्टिकल वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है और दूसरे हाफ में यहाँ पर आके ज़ीरो हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर दूसरे हाफ में वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड आ जाती है, ठीक है। वी वाई लिख लो या वी एफ लिख लो, वी वाई ज़्यादा बेहतर है। अच्छा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल अगर वेलोसिटी ज़ीरो है यानी कांस्टेंट है, ज़ीरो नहीं है कांस्टेंट है। देखो आप समझो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का आपने डिफरेंस निकाला तो जो v2 की वैल्यू आएगी वही v1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं होगी वैल्यू। और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो ना v2 माइनस v1। अगर v2 की वैल्यू भी सेम है, v1 की वैल्यू भी सेम है, तो इसका मतलब तो ज़ीरो है, यानी ये भी ठीक है कि एक्सेलरेशन भी हमारे पास ज़ीरो आएगी। अच्छा वर्टिकल एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, जी की बात कर रहे हैं, तो वो तो यही होती है 9.8 या 10। तो इसमें जो गलत है वो ये है, ई है। बात सीधी समझ में आ रही है। द टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा बुक में शायद इसका उलट लिख के दिया हुआ उन्होंने, लेकिन ये आप खुद भी समझ सकते हो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय। तो देखो यार डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना ये तो इन्होंने पहली बात बताया नहीं, और डिस्टेंस को किसी चीज़ से डिवाइड कर कर हम सिर्फ टाइम नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपने देखा, आप बोलोगे सर d/v लगा दें टाइम निकल आएगा, लेकिन हमने तो टाइम का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो वो ये तो नहीं था, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो यही वाला गलत है ना हमारे पास। चलो मैं कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर कर रहा हूँ ताकि बात अच्छी समझ आए। अच्छा ये समझना आसान है लेकिन समझने वाली चीज़ है। एक प्रोजेक्टाइल है, वो ऊपर वाला केस है, उसको लॉन्च किया जा रहा है फ्रॉम ग्राउंड लेवल। देखो कंडीशन भी समझो और कॉन्सेप्ट भी समझो। एक प्रोजेक्टाइल आपने यहाँ से फायर किया, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया विथ अ वेलोसिटी ऑफ, अच्छा वेलोसिटी कितनी है, अच्छा ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट दिया हुआ, याद रखना। जब आप प्रोजेक्टाइल की बात करते हो दो वेलोसिटी होती है, एक वी वाई और एक वी एक्स। अच्छा बैकग्राउंड में शोर आ रहा है तो आप लोग उसे इग्नोर करना, ठीक है। अल्लाह, तो समझ में आ गई ये बात। एक वी वाई होती है और एक वी एक्स होती है। अब जो हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी का जिक्र किया है वो v का जिक्र किया, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी का, जो ये वाली होती है, ये वाली, सही है। तो ये 40 दे दी इन्होंने क्योंकि इसी को यूज़ करना है। एंगल जो आपको दे दिया है वो 30 का दे दिया है ग्राउंड से, यानी ये वाला एंगल आपको गिवन कर दिया है। व्हाट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपको वर्टिकल कंपोनेंट यानी वर्टिकल वेलोसिटी बतानी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो, वी वाई इज इक्वल टू v sin थीटा। तो v कितना दिया हुआ है
40 साइन थीटा 30। अब देखो यहाँ इन्होंने ना 30 बताया हुआ, ये साइन 30 0.5 होता है, तो आपको कैलकुलेशन अलग से करने के लिए मुश्किल नहीं होगी। तो 0.5। अच्छा देखो 0.5 को 40 से कराओगे तो हम सब जानते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो ये आ रहा है। अब ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना होगा ना कि वर्टिकल वेलोसिटी, अब ये मैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था तो ये पूरी चीज़ें बताई थी कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके आपको ये सब चीज़ें लेक्चर्स में दे चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गए हो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं आता कभी कभार दिमाग में फ़ौरन से याद, कोई बात नहीं, ठीक है। लिखते रहो अपने पास, अपनी मेमोरी को दोबारा से जो है वो रिकॉल करते रहो, समझते रहो, कोई बात नहीं। अच्छा, अ बॉल फॉल्स फ्रीली, सिंपल सी बात है, एक बॉल है वो नीचे की तरफ फ्रीली आ रही है। फ्रीली आ रही है मतलब ग्रेविटी की वजह से आ रही है। टूवर्ड द अर्थ, समझो ये हमारी अर्थ पर आ रही है। इफ द एक्शन फोर्स इज द अर्थ पुलिंग डाउन, अच्छा अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है, मतलब कोशिश कर रही है कि वो ज़मीन पर आ जाए। जब भी आप ऊपर उठने की कोशिश करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे ले आती है। ऑन द बॉल, बॉल पे लग रही होती है जो कि, अब वो ये कह रहे हैं द रिएक्शन फोर्स क्या होगी। देखो ये एक्शन फोर्स हो गई कि वो पुल कर रही है, तो रिएक्शन फोर्स ये होगी कि पुल अप करे। फॉर एग्जाम्पल बात समझो, यार जब भी कोई चीज़ ज़मीन की तरफ गिरने की कोशिश करती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ज़मीन पे आ जाती है, कोई एक फोर्स उस पर लग रही होती है बॉल पर, जो उसे ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोर्स बहुत वीक होती है, बहुत वीक फोर्स होती है जो कि उसे रोक नहीं पाती और आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता रहता है। तो पुलिंग अप फोर्स जो अर्थ की है वो उसे ऊपर की तरफ रखेगी। या फॉर एग्जांपल इस तरह समझ लो कि ये बॉडी ज़मीन पे गिर गई। अब ये बॉडी जब ज़मीन पे गिरेगी तो एक फोर्स बॉडी बॉल पे लगाएगी जो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो अर्थ भी उसके ऊपर पुल अप फोर्स लगाएगा रिएक्शन में। न्यूटन का लॉ याद रखो, मैं हर तरीके से आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि बात समझ आए। अच्छा, अब देखो 2 kg वुडन ब्लॉक, यानी समझो मैं बना देता हूं, ये इंक्लाइन का सवाल है, सही, इंक्लाइन प्लेन का, तो मैं पहले बना देता हूं। समझो ये 2 kg का एक बॉक्स है जो कि इंक्लाइन पे लगा हुआ है। इंक्लाइन आपको पता है ना, एक ऐसा सरफेस जो ज़मीन से एंगल बना रहा हो वो इंक्लाइन हो जाता है। इंक्लाइन यानी उठान, स्लोप। अच्छा, रेस्ट में है ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पर ये मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में रखा हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट में होगा। डिग्री कितनी बन रही है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। मास आपके सामने आ चुका है, 2 kg का है, और एंगल आपके सामने आ चुका है 30 डिग्री का है। फ्रिक्शनल फोर्स आप बच्चों ने बतानी है बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। देखो ये प्लेन है, ये प्लेन का सरफेस है और ये बॉक्स है, तो ये कोई रॉकेट साइंस तो आई होप नहीं है मेरे पास, ठीक है, इस मोस्टली नियरली। अब मुझे बताओ ज़रा फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा। वैसे तो आपके दिमाग में ना ये वाला फॉर्मूला आ रहा होगा, ठीक है, म्यू एम जी साइन थीटा, लेकिन ये नहीं लगेगा। फॉर्मूला जो यहाँ पर लगेगा उसमें ये म्यू हटा दो आप, एम जी साइन थीटा, क्योंकि देखो ना ये म्यू तो गिवन ही नहीं है ना, तो ये लगा ही नहीं सकते वैसे भी। तो एम कितना गिवन है 2, जी कितनी गिवन है 9.8, और साइन कितनी गिवन है 30। अच्छा, तो 2 हो गया, 9.8 हो गया और 0.5 हो गया ना। अभी हमने साइन पढ़ा था ना 30 ऊपर, तो जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर ऊपर की तरफ होगा। तो मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, मेरे पास मोबाइल अवेलेबल होगा, तो कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि आपको पे ये बता दूँ, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट मैं इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते, तो वैसे मुझे समझ में आ रहा है इसका जवाब क्या होगा, लेकिन मैं वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि वेरीफाई हो जाए। वेरिफिकेशन भी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो जवाब आपके सामने निकल कर आएगा, इसका जवाब आपके पास होगा, इसका जवाब आपके पास होगा 10, ठीक है। अब 10 क्यों, समझो, वैसे तो 9.8 है लेकिन ग्रेविटी 10 रख लो, तो ये 0.5 मुझे पता 1/2 होता है,
तो 1/2, 2 को कैंसिल कर देगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है, विदाउट कैलकुलेटर सिखा रहा हूँ। 10, वैसे मैंने भी कैलकुलेटर नहीं किया, मुझे कैलकुलेटर मिला ही नहीं असल में। अच्छा ज़रा बात सुनो, अब ज़रा इसको ना कॉन्सेप्ट को समझना। आपने पुराने दौरों में जंग होती हुई देखी होगी कि उसके अंदर तोप से गोले फायर किए जाते थे। अब वो जो तोप होता था ना, उसे कैनन बोलते थे। मैं बना देता हूँ, इस तरह की तोप होती थी, आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर। अब तो मिसाइल आ गए हैं तो ये चीज़ें तो रही नहीं, लेकिन वो मिसाइल भी इन्हीं की मदद से बनाए गए हैं। इस तरह की तोप होती थी, आपने अगर देखा हो, आपको याद हो, इस तरह की तोप होती थी और इसमें एक गोला डाला जाता था, इस तरह का गोला होता था जो इसमें डालते थे, फिर वो यूं करके प्रोजेक्टाइल फायर होता था, है ना, याद आ रहा है? उसे कैनन बोलते थे, कैनन, ठीक है, तोप उर्दू में बोलते हैं। कहते हैं ना यार तुम बड़े तोप आदमी हो। अच्छा, उसमें जो ये एम्यूनेशन डलता था, यानी इसमें जो फायर करने के लिए डाला जाता था, वो उसे हम बॉल कहते थे, लेकिन कैनन बॉल कहते थे। तो वो कह रहे हैं कैनन बॉल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, यानी हमने एक तोप का गोला कैनन गैन यानी तोप के जरिए से फायर किया है, सिंपल सी बात है। सो डैट द कैनन रिकॉइल। अच्छा, रिकॉइल से क्या मुराद है? ये पीछे की तरफ आएगी, क्योंकि देखो ना यार, आगे की तरफ कोई चीज़ जा रही है तो वो भी जो चीज़ आगे की तरफ जा रही है वो किस वजह से जा रही है कि इसके अंदर धमाका होगा, एक्सप्लोजन होगा, तो उस धमाके होने की वजह से ये पीछे की तरफ आएगी कैनन। बैक, गोला आगे की तरफ जाएगा, कैनन पीछे की तरफ आएगी। एज द बॉल इज फायर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। पूरी बात क्लियर है? अच्छा, तो वो कह रहे हैं जब ये कैनन से आप गोला फायर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, मैं यहां बताता हूं। देखो, वैसे तो सारे पॉइंट पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, आपको खुद भी बात समझ में आ रही है, लेकिन मैं जो हो रहा है ना वो बात बताता हूं। वो ये है कि जब कैनन से आप गोला, आपने पढ़ा है ना, मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो देखो, जब आप कैनन से गोला फायर करोगे, आप मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लो, P = mv, ठीक है। आप जब कैनन से गोला फायर करोगे, द मोमेंटम ऑफ कैनन मस्ट बी इक्वल, जो कैनन का मोमेंटम होगा ना, जिस मोमेंटम से कैनन पीछे आ रही है, उसी मोमेंटम से गोला आगे जा रहा होगा। अब कैसे, जरा बात समझो। देखो, गोले का मास तो कम है ना, लेकिन गोले की वेलोसिटी ज्यादा है, सही है। इसी तरह से कैनन का मास ज्यादा है पर वेलोसिटी पीछे आने की कम है, लेकिन जब आप इन्हें सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि दोनों सेम आ रहे होंगे। ये कंडीशन होती है इसकी। हाँ, रेजिस्टेंस फोर्स हमने नहीं ली है कोई, इसको दिमाग में रखना। आई होप मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर वर्क। देखो, अगर ये कहते ना ट्रू तो बात अलग हो जाती, मगर नॉट कह दिया तो फिर आपने गलती ढूंढनी है। वो कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वर्क के लिए। वर्क के बारे में पढ़ रखा है ना, W = F.D या D.F, जो करना चाहो कर लो, या W = FD cos थीटा। जब भी कहता हूँ फॉर्मूला याद रखो, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, पहला भी सही है, मैं डायरेक्ट गलत वाला बताता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सेफ हो, ठीक है। 58 गलत वाला है, B। अच्छा, वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है ना, तो हमें पता चल गया कि यही वाला गलत है। यही यानी ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। वो यही बोल रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनमें से। तो वर्क वेक्टर क्वांटिटी होती ही नहीं है, अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब उन्होंने बात ही गलत कर दी है। अच्छा, अ बॉल फॉल फ्रॉम अ हाइट। ये देखो, एक बॉल है जो हाइट से गिर रही है, एक h हाइट से बॉल गिर रही है नीचे की तरफ। अ बॉल फॉल फ्रॉम अ हाइट फ्रॉम अ टावर, एक टावर की हाइट से, समझो ये एक टावर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें भी डायरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पे आते हैं ताकि टाइम सेफ हो। देखो, आप बाकी भी पढ़ के खुद समझ लो कि आसान है। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जब बॉल ऊपर से नीचे फॉल होती है, समझो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, है ना, यानी मैं m बना रहा हूं, मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि वहां पर बॉल रेस्ट में होगी हाइट पर। इस पॉइंट पर आओगे तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से सेम आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइट भी होगी और बॉडी नीचे भी आ रही होगी। यहाँ पार्शियली काइनेटिक एनर्जी होगी, पार्शियली पोटेंशियल। इस पॉइंट पर आओगे तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आप हाइट तो रहेगी नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में तो हाइट होती है ना, तो हाइट तो रहेगी नहीं।
लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, नॉट इक्वल टू 0 मैक्सिमम होगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, ठीक है। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों का सम करूं तो टोटल एनर्जी आएगी मेरे पास। तो ये सही है, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट। यानी मैं किसी भी पॉइंट पर आप करके देख सकते हो, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करूं तो वो हमेशा सेम वैल्यू आ रही होगी। यानी यहां पर भी 2 आ रहा होगा, यहां पर भी 2 आ रहा होगा, यहां पर भी 2। अगर एक समझ लेते हैं कि कभी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की 2 आ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 2 आ रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी 1 होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी 1 होगी। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट आ रहा है। आई होप ये आप पढ़ चुके होंगे पहले। अच्छा 60 वाला आई थिंक मैंने स्किप कर दिया था, 60 वाले को रहने दो, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम मालूम हो रही है इसलिए इसको रहने दो। अच्छा ये देखते हैं, अब पेंडुलम स्विंग, एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, समझो ये पेंडुलम है, ये इधर की तरफ जा रहा है, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ वापस आ जाएगा, इस तरह चलता रहेगा। अच्छा विथ एन एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड है, इफ द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज, हमने जो एम्पलीट्यूड था मैं उसको ए से बना रहा हूँ, मैंने उसे इंक्रीज कर दिया, एंड द पेंडुलम इज रिलीज, पेंडुलम को रिलीज कर दिया। तो यार देखो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पेंडुलम आता है 2 पाई होल रेडिकल L/G, नहीं आ रहा है ना। तो पेंडुलम का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने से आपके टाइम पीरियड पे कोई फार्मूला फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो टाइम पीरियड जो था वही रहेगा। अच्छा देखो ये इसमें भी एक मसला है कि यहाँ पर ना जो सही है वो डी है, अब वो डी ऑप्शन छुप गया है तो इसको भी स्किप करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा स्किप नहीं किया मैंने, बस ये 1-2 ही थे। आप सोचो सर आगे भी ऐसे ही होगा, भाई आगे ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता कहते हैं ना हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। चलो आज आगे चलते हैं। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, ये कंडीशन याद रखना, 2 कंडक्टिंग स्पेयर्स हैं, स्पेयर आगे एक और चीज भी लिखी हुई है, इक्वल साइज स्पेयर, यानी जिसके जो के आपके पास इस शेप में होगा, ठीक है। अब एक मिनट ज़रा इसको थोड़ा सा बेहतर राउंड बनाते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आए। ये लो 2 कंडक्टिंग स्पेयर हो गए आपके पास, ठीक है। एक मिनट छोटा सा और एरर, लो पूरा ही मिट गया, ठीक है। तो ये 2 कंडक्टिंग स्पेयर हैं, सेम साइज के हैं। अब मैंने तो सेम साइज बनाने की कोशिश की लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है। अच्छा एक स्पेयर पे जो चार्ज है वो 3 है, समझ लो इस पे चार्ज है -3 कूलम का और इस पे चार्ज है 1 कूलम का, रिस्पेक्टली का मतलब पहले पे 3 कूलम है माइनस में और दूसरे पे 1 कूलम है प्लस में। आ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट स्पेयर टू द सेकेंड, मतलब मैंने एक वायर लिया और इन दोनों में कनेक्ट कर दिया। अब मेरे वायर कनेक्ट करने से पता है क्या होगा, ये हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास 2 स्पेयर हों और उन पे अनइक्वल चार्ज हो, लेकिन जैसे ही आप स्पेयर के साथ वायर कनेक्ट करोगे ना तो चार्ज सेम हो जाएगा, यानी यहां पर भी आपके पास 2 कूलम आ जाएगा, यहां पर भी 2 कूलम आ जाएगा, बात समझ रहे हो। तो ये होगा, यानी क्या हो गया -3 + 1 तो हो गया -2 कूलम, करेक्शन हो गई, बात समझ आ गई। सी ठीक है लेकिन ये 1 नहीं है 2 है। तो जब भी आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में वायर कनेक्ट करोगे तो वो अपने आप को बराबर कर लेंगे। विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन, देखो स्टेप डाउन है, मैंने बताया था एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी, याद रखना। अगर स्टेप डाउन है वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट बढ़ेगा, अगर स्टेप अप है वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम होगा। अगर दोनों चीजें बढ़ गई तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को गलत साबित कर देगा, सही है, बात समझ रहे हो। तो अगर मेरे पास स्टेप डाउन है तो वोल्टेज कम हुआ होगा, तो बढ़ा क्या, करंट बढ़ा। पावर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे मत जाना, वोल्टेज तो कम ही हो रहा है बल्कि। एज अ वेव पास फ्रॉम अ स्प्रिंग टू अनदर स्प्रिंग, अच्छा एक बात समझो, ये एक स्प्रिंग है, समझो ये एक स्प्रिंग है और ये भी एक स्प्रिंग है, इसमें टेंशन कम है यानी टेंशन की फोर्स कम है, इसमें टेंशन की फोर्स ज्यादा है।
याद रखना, जब भी कम टेंशन वाले से वेव ग्रेटर टेंशन में जाएगी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, वो मैं पूरा तो डिफाइन नहीं कर सकता यहाँ, लेकिन मैं इतना डिफाइन कर रहा हूँ तो आपका बात समझ आए। ये याद रखना, देखो ये तो याद रखी जा सकती है ना बात, कि स्प्रिंग है इसमें टेंशन कम है, ये स्प्रिंग है इसमें टेंशन ज़्यादा है, तो अगर कम टेंशन वाले से ज़्यादा टेंशन में आ रही है वेव तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी उसकी। अब ये करते हैं, एक लड़की है, अ गर्ल ऑन अ बीच, वो बीच पे खड़ी हुई है, वॉचिंग वाटर वेव्स सीज। अच्छा एक लड़की है, मैं एक लड़की बना देता हूं, ठीक है, एक लड़की है जो समंदर किनारे खड़ी हुई है, पानी में लहरें आ रही हैं, पानी में लहरें आ रही हैं, और ये लड़की जो है इस पानी में आने वाली लहरों को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। अब वो क्या ऑब्जर्व करती है कि 4 वेव्स आई हैं, यानी उसको नजर आता है कि 4 वेव्स आई हैं। आप भी देख सकते हो ना, वेव आती है जब समंदर किनारे, तो नंबर ऑफ वेव कितनी हो गई, नंबर ऑफ वेव्स 4। टाइम कितना लगा 4 वेव्स आने में, 2 सेकेंड का। अच्छा वो पूछ रहे हैं ईच विद अ वेवलेंथ, हर वेव की वेवलेंथ सेम है, लेमडा लिख लेते हैं 0.5 मीटर। स्पीड ऑफ द वेव इज, वेव की स्पीड कितनी होगी। अब देखो ये हमने ना 10th क्लास में पढ़ा था, आपको अगर ये याद हो जनरल वेव प्रॉपर्टीज में, नंबर ऑफ वेव की मदद से सबसे पहले फॉर्मूला यूज होगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। सही, लेमडा आपको गिवन है, f निकालना है क्योंकि वो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ वेव और टाइम। तो नंबर ऑफ वेव को अगर टाइम से डिवाइड करा दोगे तो वी गेट फ्रीक्वेंसी, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 आ गया, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यहां कर लेते हैं भैया, f कितना है 2 और वेवलेंथ कितनी थी 0.5 है ना, तो ये तो 1 आ रहा है, 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, क्योंकि देखो ना 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ रहा है। तो ये छोटे छोटे तरीके से भी आप अपने अच्छे खासे आंसर जनरेट कर सकते हो। 67 का बी नहीं सॉरी सी है ना, सी लगाया ना, देखो लगाया सी, कह भी रहा हूँ, बस ये हो जाता है जल्दी जल्दी में। अच्छा देखो, अ चार्ज इज प्लेस नियर अ मैग्नेटिक फील्ड, समझना ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आएगी इस तरह से आप लोगों को, थोड़ा इस तरह समझाता हूँ। समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रही है, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज मैंने मैग्नेटिक फील्ड के करीब रख दिया, इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब याद रखना रेस्ट में है किस में, रेस्ट में। समझो अ चार्ज इज प्लेस्ड, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही होता है ना, नियर अ मैग्नेटिक फील्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वुड बी चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब वो कह रहे हैं किस केस में ऐसा क्या होगा कि ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, ऐसा क्या होगा कि ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे। देखो डायरेक्ट ट्रू पे जाते हैं ताकि टाइम सेफ हो। 78 का है बी, सॉरी डी। देखो अब तीनों बता देता हूं। अ चार्ज इज प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स नॉट मूविंग, अगर चार्ज मूव ही नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। आपको पता है ना, जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ये वाली मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी तो फोर्स प्रोड्यूस होगी। लेकिन रेस्ट में है, रेस्ट में होने की वजह से सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरी नहीं आएगी। सही है। दूसरा द चार्ज इज मूविंग, अब चार्ज अगर मूव करेगा, चार्ज के मूव करने से एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई जो चार्ज के मूव करने की वजह से आई, एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई जो एक्सटर्नल थी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी तो उससे क्या होगा, लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल अगर चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है, और अभी भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज को परपेंडिकुलर बना रखा है। सही, तो इसलिए मैं कह रहा था कि डायरेक्ट ट्रू पढ़ता हूं। ये तो हम 2-3 बार सॉल्व कर चुके हैं और ये 2-3 बार रिपीट हुआ है पास पेपरों में, अलग अलग तरीके से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, इनमें से कौन सी लिस्ट है, ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी हुई हैं, ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है, ईएम वेव है। इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी वेवलेंथ, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पेक्ट्रम है
मैं आसान अल्फाजों में कहूँ तो इनमें से कौन सी रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और फिर आगे बढ़ते जाओगे तो शॉर्टेस्ट होती जाएगी। देखो याद रखना मेरे भाइयों और बहनों कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी, याद रखो, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। समझ आ रही है बात? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? विजिबल लाइट की, है ना। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? एक्सरे की। तो अगर विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी। इसी तरह आगे बढ़ते जाओगे, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। बी सही है। इफ द लाइट इज पास थ्रू अ नैरो सिंगल, देखो ये स्लिट्स कर लो क्योंकि जब भी ये कंडीशन ट्रू हो पाएगी। डबल स्लिट्स के लिए बात कर रहा हूं। इफ द लाइट इज पास थ्रू अ नैरो, अब ये आ का बट भी हटा दो, नैरो स्लिट्स लाइट slits opening onto a screen, the pattern of light produced on the screen is, देखो ये ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। तो ये दोनों जब आपस में मिलती थी लाइटें, तो सामने स्क्रीन पे क्या होता था? सामने स्क्रीन पे क्या होता था? ब्राइट फ्रिंज, लाइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज आती थी ना। तो ये ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज लाइंस। अच्छा देखो, अब ये बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कैलकुलेशन वाला है, लेकिन ये कैलकुलेशन वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। ज़रा आप याद रखना, आपको बहुत बार एक बात पढ़ाई गई होगी, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया तो है लेकिन ये बना नहीं है कोई सही तरीके से ना, बात ख़राब हो जाएगी हमारी। ठीक है, चलो ये अब बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बन गया। समझो, अ कैंडल इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। समझो ये कैंडल है, सॉरी ये लेंस है, और कैंडल को हमने यहाँ रख दिया। याद रखना फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है, कैंडल फोकल लेंथ के अंदर है। अब आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि अगर कैंडल फोकल लेंथ के अंदर है तो रियल इमेज तो बनेगी ही नहीं। पढ़ाया था ना कॉन्वेक्स लेंस में, इमेज वर्चुअल बनेगी, लेकिन वर्चुअल के साथ साथ अपवर्ड होगी, सीधी इमेज होगी, इसी साइड पे बन जाएगी सीधी इमेज, ना बल्कि इस साइड पे बनती है, सीधी इमेज बन जाएगी, इन लार्ज बन जाएगी। सही है, डी सही है, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। अच्छा, प्लेन मिरर, आपके घर वगैरह में जो मिरर यूज होता है उसको हमेशा याद रखना, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। एक प्लेन मिरर जो प्रोड्यूस करता है ना, वो वर्चुअल इमेज होती है। हमेशा क्या होती है, किसी भी डिस्टेंस पर हो वर्चुअली बनेगी। सही है, यानी वो आपके जो है ना शीशे के अंदर ही होती है। डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को ना ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया। ये यहाँ लिख तो दिया इन्होंने, लेकिन हमने इसका कॉन्सेप्ट मैंने खुद कभी डिस्कस नहीं किया आप लोगों से ज़्यादा। अच्छा, ये याद रखना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। देखो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कब आता है? जब 0 केल्विन हो जाए या -273 सेल्सियस हो जाए। डी सही है, सिंपल सा एमसीक्यूज है। एक सिस्टम है, उसके अंदर हीट ऐड की गई है, यानी समझो ये एक, मैं थोड़ा सा जो है ना इसे बेहतर बनाता हूँ। ये सिस्टम है, समझो ये सिस्टम है, समझो इसमें हीट को ऐड किया गया, यानी Q आप आग देकर ऐड किया गया होगा, ठीक है, टू रिजल्टिंग इन, अच्छा हीट कितनी ऐड की गई है? 60 जाउल की। वर्क कितना हो रहा है? 50 जाउल का। अब ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब देखो ना, अगर 60 जूल आपने दिए, 15 वर्क हुआ, तो बाकी के कहाँ गए? बाकी का ज़िया हो गया। देखो ना, ये एग्जॉस्टिंग यानी ज़िया हो रहा है। एफिशिएंसी पूछ रहे हैं, सिंपल है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रख लो कि आउटपुट Q/W, ठीक है। तो सॉरी नहीं, आउटपुट अपॉन इनपुट ना, हाँ गलती हो गई है, ये तो इनपुट है ना, आउटपुट थोड़ी ना वर्क। ये हीट जो दिया ये तो इनपुट है, आउटपुट तो वर्क है। तो एक मिनट, तो W/Q होगा, कितना होता है W और Q। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 25 आना चाहिए। अच्छा 25 ये आएगा परसेंटेज में,
अब ज़रा मैं समझा देता हूँ कैसे। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, एफिशिएंसी तो परसेंटेज में दी हुई है ना यहाँ पर, तो जो भी निकालोगे वो आएगा 0.25 और मल्टीप्लाई कराओगे तो वो 25 हो जाएगा। तो ये 25 आ रहा है, डी इसका सही जवाब है। ये आंसर की है, मैच कर लेना। ये देखो फिजिक्स का पोर्शन ये रहा, मैच कर लेना इससे, ठीक है, पूरा मैच कर लेना। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ये आसान है ना, है ना, है ना, आसान है। आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुझे चाहिए जगह, स्पेस। अब उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा सा ना, ये सिर्फ ये वाला लेंदी है, लेकिन ये अच्छा एमसीक्यू है, इसलिए मैं कराऊंगा आपको पूरा। चलो आओ करते हैं, समझते हैं। कंडीशन यहां से उठा के ऊपर ले चलते हैं, छोटा कर देता हूं, कंडीशन उठा लेते हैं। यहां पढ़ते रहते हैं, ऊपर लिखते रहते हैं। कह रहे हैं एक कार जो है वो मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड पर। डायग्राम बना लो, पोर्शन बना लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह को यूटिलाइज कर लें। यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, पोर्शन हो गया। ये गाड़ी है, इसको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से समझ लो, ये इस तरह के पूछे जाते हैं। ये स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, गाड़ी ने अपना 1/3 ट्रेवल किया, समझो गाड़ी ने अपना 1/3 ट्रेवल किया पहले हाफ में। तो जब उसने 1/3 ट्रेवल किया तो 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी क्या कह रहे हैं कि उसने अपना 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी 1/3 ट्रेवल किया है। डी लिख लो, ये टोटल डिस्टेंस का 1/3 ट्रेवल हुआ है। किस स्पीड से ट्रेवल किया, स्पीड कितनी है, यहां मैं लिख रहा हूं 1/3, क्योंकि 1/3 की बात आ रही है ना, तो 1/3। तो 20 किलोमीटर पर आवर। सही बात, समझ आ गई। अच्छा, इसको ना ये भी कर सकते हैं यार, इसको थोड़ा आसान कर लो, इसको T1 कर लेते हैं, ठीक है, D1 कर लेते हैं, 1/3। अच्छा, फिर गाड़ी क्या करती है, आगे चले जाती है। अब अपना ट्रेवल करती है, अब 1/3 ट्रेवल हो गया तो बचा कितना, 2/3, है ना। 100 टोटल तो 1% ट्रेवल होगा ना, 100%, तो उसमें से 1/3 आ गया। अब बचा कितना, 1/3 मतलब 0.33, तो मुझे 100% देखना है, तो ये कितना होना चाहिए, 2/3, यानी 0.66, है ना, तो इसलिए 2/3। तो इसे V2 कह लेते हैं। तो V2 उसने कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, तो D2 कह लेते हैं इसे, जो क्या है 2/3, ठीक है, टोटल डिस्टेंस का, इसे D लिखा जाए। अच्छा, मांगा क्या है, एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो, AS, एवरेज स्पीड के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, सही है। इसको यहां से पोर्शन कर लेते हैं। अब हमारे पास तो टोटल टाइम है ही नहीं, चलो टोटल डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, पर टोटल टाइम का है, टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस याद रखना, टोटल डिस्टेंस मैंने नहीं लिखा अभी तक। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, डी है। देखो, जब भी तो मैंने ये लिखा है कि टोटल डिस्टेंस का 1/3 ट्रेवल हुआ, फिर टोटल डिस्टेंस का 2/3 ट्रेवल हुआ, यानी टोटल डिस्टेंस का 0.33% ट्रेवल किया पहले गाड़ी ने। तो जब वो ट्रेवल किया तो स्पीड इतनी थी, जब टोटल डिस्टेंस का 0.66 ट्रेवल किया तो स्पीड इतनी थी। बात क्लियर हो गई। तो टोटल डिस्टेंस डी है, टोटल टाइम नहीं है, वो निकालते हैं, T1 निकालते हैं। तो T1 यानी टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें डिस्टेंस भी आया और टाइम वेलोसिटी भी आया, तो ऑब्वियस है D/T। अब ये D1 कर लो, इसे V1 कर लो। तो D क्या है, D1 क्या है 1/3, V1 क्या है 20, तो T1 क्या आएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो D/6, नहीं 60 नहीं, हाँ 60 होगा, 60, 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 60। अच्छा, अब T2 निकालते हैं, तो D2 और V2। अच्छा, T2 क्या है, D2 क्या है 2/3, और डिनोमिनेटर में क्या है
60, देखो 60, तो 2 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 60 और d, तो ये इससे कैंसिल हो गया, नहीं बल्कि सॉरी ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 30 है ना, 30 बचेगा ना, तो d अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90, सही देखो मैंने इसको विदाउट कैलकुलेटर किया, आप कैलकुलेटर से कर लो 90 आएगा। अच्छा अब T1 T2 आ गया, लेकिन हमें टोटल टाइम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम तो ये होगा ना, T1 T2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, टोटल टाइम के लिए तो T1 प्लस T2, T1 कितना है d अपॉन 60 प्लस T2 कितना है d अपॉन 90। अब एलसीएम ले लो, देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा दो, 3 मल्टीप्लाई करा दो, 60 के साथ 3 मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 180, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम ले रहा हूँ विदाउट कैलकुलेटर लेना सिखा रहा हूँ, तो कितना आ गया आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो 5d अपॉन 180, चाहिए एलसीएम ले लो, 5d 1/180 आपके सामने आ जाएगा। अच्छा अब देखो मेरे पास, अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, फॉर एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था d, अब आप बोलोगे इतना बड़ा हो रहा है, ये तो मैं समझा के कर रहा हूँ, आप तो जल्दी कर लोगे ना, d था, और वैसे कितना निकाला, अच्छा 1 मिनट यार, ये आपस में ना, ये भी शायद मेरे ख्याल से कैंसिल हो रहे हैं, ये भी आपस में ना कैंसिल हो सकते हैं, तो 1 मिनट जस्ट मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, एक मिनट जस्ट मैं इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लूं कि ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर आगे चलते हैं। तो मैंने 5 को डिवाइड कराया 180 से, अच्छा 1 मिनट, ज़रा हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, मैं ज़रा ऐसे वेरिफिकेशन का प्रोसेस ज़रा देख लूँ, डिवाइडेड बाय, हाँ सही है, कोई गलती नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेना मज़ीद, तो ये पता है क्या आएगा, d अपॉन 36 आएगा, सही, आप सॉल्व कर लो, चेक कर लो सॉल्व करके, तो टाइम कितना आया d अपॉन 36, तो देखो d से d कैंसिल, 36 ऊपर आ जाएगा, तो उसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है ना वो 36 किलोमीटर पर आवर आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ, देखो पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, तो इसका d सही था, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन हमने कर लिया, आई होप। अच्छा अब इधर आओ, एक इंजन है ऑफ अ कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है इतने की, समझो ये गाड़ी है, गाड़ी में इंजन लगा हुआ है, तो ये तो समझ जाओगे बात, तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कर रहा है। इन दिस कार पुल्स अनदर कार, अब ये गाड़ी दूसरी गाड़ी को पुल करती है, समझ लो दूसरी गाड़ी को धक्का देती है पीछे से, तो ये दूसरी गाड़ी को धक्का दे रही है, ये गाड़ी, पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को धक्का दे रही है ऑफ मास। अच्छा अब देखो जब ये गाड़ी दूसरी गाड़ी को धक्का देगी तो क्या इसका एक्सेलरेशन फिर भी 4 रहेगा, नहीं, अब आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा एक्सेलरेशन इसको भी तो चाहिए होगा फोर्स, तो ये बी आ गया। अब जरा इसको समझो, एक प्रोजेक्टाइल को मैं थ्रो कर रहा हूं, कहां पर, विद अ स्पीड ऑफ v, मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, समझो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो किया, v की स्पीड से थ्रो किया, एंगल पर हैज अ रेंज, और r रेंज कवर हुई। अब मुझे ये बताओ, ये अर्थ पर किया मैंने, ये अभी जो मैंने किया ना अर्थ पे किया, अगर यही सेम चीज मैं मून पर जाके करूं तो क्या होगा, 6 टाइम ये बढ़ जाएगा रेंज, क्योंकि मून पे ग्रेविटी अलग आती है, ठीक है, मून की ग्रेविटी कम है अर्थ के मुकाबले में। अच्छा ये जरा कॉन्सेप्ट वाला है छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप ही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाला है।
अब जरा समझना, एक प्रोजेक्टाइल है, कंप्लीट्स 1.5 रेवोल्यूशन इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखो ये सर्कल आ गया, ये प्रोजेक्टाइल हो गया। अब 1.5 रेवोल्यूशन कितनी रेवोल्यूशन होती है? देखो ये एक रेवोल्यूशन हो जाएगी 1, और ये 2 पाई के बराबर होती है ना, यानी 360 के बराबर होती है। अब 1.5 कह रहे हैं, इसका मतलब है ये आधी और कवर हुई है, यहां से लेकर यहां तक 1 रेवोल्यूशन हो गई, फिर आधी और कवर हुई है, तो यानी 2 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई 360 के बराबर आ गया। तो आपको ये क्या कह रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना आ रहा है। अब देखो हमें पता है कि 2 पाई पे एक रेवोल्यूशन होती है ना, लेकिन हमारे पास कितनी रेवोल्यूशन है 1.5, तो हम 1.5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करा देते हैं और 1.5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये कितना हो गया, तो 1.5 रेवोल्यूशन इक्वल टू ये आपके पास हो गया 3 रेवोल्यूशन आएगा ये आपके पास, तो 3 पाई हो गया ये। अब इसको ये डी इसका ये असल में ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही बताता है, यहाँ पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होता है, सही है। 3 पाई कवर होगा। डॉपलर इफेक्ट, देखो यार डॉपलर इफेक्ट लाइट के लिए भी लगता है, साउंड के लिए भी लगता है, सिमेट्रिक लाइट के लिए भी लगता है, एसिमेट्रिक साउंड के लिए भी लग रहा होता है। डॉपलर इफेक्ट एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे पास फिनोमिना है, इसको बहुत यूजफुल फिनोमिना है रेडार में और दूसरी चीज़ों में। इन न्यूटन्स रिंग द सेंट्रल स्पॉट इज डार्क। अच्छा न्यूटन रिंग देखा था ना, उसमें सेंट्रल स्पॉट डार्क था। क्यों डार्क था? क्योंकि पाथ डिस्टेंस 0 था। अब ये पूरा समझाना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को, तो ये हमने वैसे भी पढ़ रखे हैं पहले, अभी तो हमें पता है। अच्छा देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता है यार, इंटीग्रल मल्टीपल यानी 2 पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई अपॉन 2 होना चाहिए। द सम ऑफ 2 इक्वल परपेंडिकुलर वेक्टर 2 टाइम्स होता है। देखो याद रखना, 2 इक्वल आपके पास जो है वो वेक्टर्स हैं मगर परपेंडिकुलर हैं आपस में, इनका सम करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर्स आएगा। टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड, आपके पास 2 वेक्टर्स हैं। अब डेट द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ अदर। देखो क्या कह रहे हैं, ये आपके पास प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर सन को मैं इधर ले आऊं तो इसकी प्रोजेक्शन इसकी डायरेक्शन में चली जाएगी ना, ऐसे गिरेगी ना इसके ऊपर, तो यानी एंगल 90 का होना चाहिए। अ प्रोटॉन फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। एंड एक्वायर, देखो एक प्रोटॉन है वो फॉल्स करता है यानी किसी पोटेंशियल डिफरेंस में आता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस में आएगा तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से प्रोटॉन मूव करेगा। इफ हीलियम न्यूक्लियर फॉल्स, अब हीलियम न्यूक्लियर फॉल करता है थ्रू अ पोटेंशियल 2v, तो यार ये जो इसका जवाब है ना बी है। अब मैं इसको मजीद फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि फिर इसमें मुझे ना डेप्थ में जाना पड़ेगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बाकी आगे कर दूंगा, क्योंकि अभी शायद इसका कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर हो या ना हो। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट, बॉल को जो है वो ड्रॉप किया गया है, समझो इस पॉइंट से बॉल को मैंने ड्रॉप किया, तो हाइट h थी इस पॉइंट के ऊपर। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो देखो यार फ्रॉम द ग्राउंड, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनके काइनेटिक एनर्जी का आएगा। क्योंकि मैंने बताया ना, देखो यार काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल एनर्जी पे, तो आप पोटेंशियल एनर्जी की मदद से भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, एज सच कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता होनी चाहिए ये बात कि एक हाइड्रोजन एटम है आपके पास, इलेक्ट्रॉन उसमें ऑर्बिट कर रहा है, समझो ये हाइड्रोजन एटम है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये ऑर्बिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको पता है बोहर ने ये बात बताई थी कि जब एक
इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट में मूव करता है तो उसको वर्क जीरो आता है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल इक्वा पोटेंशियल बना हुआ होता है ना, ये हमने पढ़ चुके हैं ना बोर के पोस्टुलेट में, तो इसलिए वर्क यहाँ पे जीरो होगा, कोई वर्क नहीं होगा। अगर वर्क करा रहे होते तो कभी ना कभी वो वर्क तो कम हो जाता। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा तो उधर कोई वर्क नहीं हो रहा होता, क्योंकि दो एनर्जी सेम हो जाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी, सेंट्रीपिटल एनर्जी। अच्छा ये सॉल्व करने वाला है, सॉल्व कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फॉर्मूला देख लो, 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 5 है। फॉर एग्जांपल समझो ये ऐसे था, 5 के डिस्टेंस पर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है। व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अच्छा व्हाट विल बी द फोर्स, तो फिर फोर्स क्या होगी अगर डिस्टेंस 3 हो जाए, अगर डिस्टेंस 3 हो जाए तो सॉरी 3 नहीं 2, अगर डिस्टेंस 2 हो जाए तो फिर फोर्स क्या होगी। अब ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आया हुआ है, इस तरह से होगा, लेकिन दोनों पर स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि चार्जेस तो सेम है ना, इसलिए उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चार्जेस बदलेंगे तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहता। अच्छा तो F प्राइम, R1 कितना है 5 और R2 कितना है 5, 25/4। अच्छा सिंपल ये फॉर्मूला मांग रहे हैं आपसे। द डेप्थ, आप ना अर्थ के डेप्थ में जा रहे हो तो फिर ग्रेविटी का फॉर्मूला, ये जी का फॉर्मूला क्या आएगा आपने ये बताना है। द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम टाइम्स द वैल्यू ऑफ द सरफेस। मतलब देखो सरफेस पे तो फॉर्मूला अलग आता है बट डेप्थ में अलग आता है, तो वो फॉर्मूला क्या है, डेप्थ में जाओगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, सही 14 का बी। अच्छा फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोल देना 80 लिख रहा हूं, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है ना वो FO + FE, सही है, ये पढ़ा था ना हमने, याद आ रहा है। तो FO कितना है 50 ले लो, FE कितना 5 ले लो, तो क्या फॉर्मूला आया आपके पास टेलीस्कोप की लेंथ के लिए 55 सेंटीमीटर। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा एक पार्टिकल है वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, पार्टिकल कर रहा है, उसमें एम्पलीट्यूड उसके पास कितना है, यानी A लिख लेते हैं 2 मीटर का। पीरियड कितना है यानी टाइम, यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसे 2 सेकंड लग रहा है। देन फिर आपने बताना वेलोसिटी कितनी आएगी। तो इसका फॉर्मूला याद रख लो, आप लोगों को शायद इसका फॉर्मूला पहले भी याद होगा कि V मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमम निकलेगी, ठीक है, याद रखना मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हुई है, तो AT यही था, A तो गिवन है 2। अब टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला, सॉरी ओमेगा है, T नहीं है ओमेगा, तो हाँ टाइम ओमेगा है। अब ओमेगा तो नहीं गिवन, लेकिन हमें पता है ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये 2 एज इट इज आ गया, 2 पाई हो गया और टाइम भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो V मैक्स आपके पास जो आ रही है वो आ रही है 2 पाई। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ बल्मर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पर्शियन सीरीज। ये वाला फॉर्मूला देखो, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिखो। आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला याद है ना इन सीरीज के लिए जो हमने पढ़ा था, मुख्तलिफ सीरीज के लिए, n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, ठीक है ये। अच्छा पहले नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा फॉर्मूले में मिस्टेक है, n1 n2 होता है, n2 n1 नहीं होता। n2 यानी जिस शेल में आप आए हो और n1 जिस शेल से आ रहे हो। अच्छा पहले हम बल्मर सीरीज की बात करते हैं।
तो 1 अपॉन लेमडा आर। N2 क्या है बल्मर सीरीज के लिए? N2 याद रखना, ये N1 N2 कांस्टेंट होते हैं बल्मर सीरीज के लिए। तो बल्मर सीरीज के लिए जो N2 है वो 2 होता है, यानी सेकंड शेल में आते हो। किस शेल से आते हो? तीसरे शेल से आ रहे होते हो। तो इनको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो देखो यहाँ 1 अपॉन लेमडा दिया हुआ है, आप सॉल्व करोगे ना तो लेमडा निकालना। तो जब आप लेमडा निकालोगे ना तो R 36 अपॉन 5। देखो इसको सॉल्व कर लो जस्ट, ये लेकिन 1 अपॉन लेमडा है, इसे लेमडा निकालना। जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, जगह होती तो वरना पूरा खोल के लिखता। अब इसी तरह से पैसियन भी निकाल लेते हैं। तो पैसियन में आप आते हो तीसरे शेल में। किससे आते हो? इन्फिनिटी से, लॉन्गेस्ट होती है ना उसमें। तो लेमडा क्या आएगा? 9 का स्क्वायर अपॉन R। नहीं बल्कि एक मिनट रुको जरा, ये ना R मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ये R यहाँ आएगा, रेसिप्रोकल में है। बाकी सही है, बस ये 9 का स्क्वायर नहीं, सिर्फ 9 आएगा। ये 3, ये रेसिप्रोकल होने से R नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। रेशो निकालने का कहा था ना, तो रेशो निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? बल्मर को डिवाइड करना पड़ेगा पैसियन से। तो बल्मर कितना आया? ये बल्मर था, ये पैसियन था। 36 अपॉन R 5 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन R। तो R से R सिंपल कैंसिल हो गया, तो 36 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू, तो 4 अपॉन 5 आंसर आएगा। नहीं, ए सही है। ठीक है, देखो मैंने सोल्यूशन पूरा समझा दिया, भूलना मत आप लोग। ठीक है, अच्छा देखो याद रखो, आयनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है आपके पास, नहीं बल्कि ये वाला है, गामा की, फिर बीटा। सॉरी ये उल्टा तो नहीं जा रहे हम, नहीं एक मिनट रुको मैं वेरीफाई करूँ। 19, हाँ सबसे ज़्यादा आ रही है अल्फा की, बीटा की, फिर गामा की, ए आ रही है। अच्छा ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा हमें, अब जगह ऊपर नहीं है तो नीचे सॉल्व करेंगे। एक मिनट जस्ट मैं सॉल्व करा दूं। अच्छा देखो इधर देखो, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज, यूरेनियम अभी जिसके ऊपर जंग चल रही है तो वो है 6 डेज। 6 डेज में आधा हो जाता है। वो कह रहे हैं हमारे पास ना 24 ग्राम है और हमारे पास 24 ग्राम यूरेनियम मौजूद है सब्सटेंस। वो कितने 26 दिनों में कितना डीके हो जाएगा, यानी 26 दिनों में 24 ग्राम से कम होकर कितना रह जाएगा। देखो हाफ लाइफ से मतलब ये है कि अगर आपके पास यूरेनियम मौजूद है ना जो कि 100 ग्राम है, तो हाफ लाइफ यानी 6 डे में वो 50 ग्राम रह जाएगा, बाकी डीके हो जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि 24 ग्राम है, 24 दिनों में कितना रह जाएगा। 24 ग्राम है, 24 दिनों बाद कितना बचेगा। तो आओ इसको करते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले तो n की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो वो होता है T अपॉन, ये जो दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है इन्होंने 24 डेज, और यहाँ कैलकुलेशन डेज में होगी। ठीक है, और मास आपको दिया हुआ है 24 ग्राम। ये आपको मैट्रिक में पढ़ाया था आखिरी चैप्टरों में, याद होगा आपको। इसके न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल आ गए थे आप लोगों के लिए, अब तो आपका लेवल अप हो गया काफ़ी। और T हाफ, n की वैल्यू आ जाएगी, यानी हाफ लाइफ कितनी रह जाएगी 24 दिनों के लिए, ये निकालना चाह रहे हैं। 4 है ना, 4 है ना, हाँ 4 हाफ लाइफ। ये बता रहे हैं कि 24 दिनों के लिए हाफ लाइफ कितनी रह जाएगी। ठीक है, अच्छा अब n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 और n। अच्छा ये n नॉट का मतलब क्या है, इनिशियली आपके पास कितना मटेरियल है।
तो इनिशियली मेरे पास कितना है, इसे एन नॉट लिख लो, एम नहीं लिखा जाता है, या एन नॉट लिख रहे होता है। तो इनिशियली मेरे पास 24 है, 1/2 और ये 4, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास रह जाएगा 1.5 ग्राम, यानी 24 दिनों बाद मेरे पास जो 24 ग्राम यूरेनियम था वो सिर्फ 1.5 ग्राम रह जाएगा, क्योंकि वो खत्म होता जाएगा, डीके होता जाएगा। अच्छा याद रखना, ये एक बात सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? तो यार ये स्ट्रेट लाइन आ रही होती है, हॉरिजॉन्टल। फ्रीक्वेंसी का ये फ्रीक्वेंसी के लिए ठीक रहता है। क्वांटम इफेक्ट के लिए जरा सॉल्व कर लेते हैं। क्वांटम इफेक्ट पढ़ा था ना, एक मिनट, आपके पास क्वांटम इफेक्ट है, स्कैटरिंग प्रोसेस है, द फोटोन इज स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ। क्वांटम इफेक्ट याद होगा, मैं उसकी डायग्राम यहाँ नहीं बना सकता, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो Px/Py ये याद रख लो क्वांटम इफेक्ट के लिए, जब भी रेशो की बात करें तो ऐसे निकाल लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉड हो गया, ये cos अपॉन साइन कॉड होता है ना, कॉड थीटा। ये रेशो निकालना है बेसिकली, ठीक है, याद रखना आप। तो कॉस्ट लिख दिया मैंने कॉट को, कॉट 30, तो ये आपके पास क्या आएगा √3, तो यानी आपके पास ये 20 सही आ रहा है। अब देखो मैं इसकी डेप्थ में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अभी तक ये टॉपिक आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया। टू मेक द गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव, गैल्वेनोमीटर को मैंने मजीद अच्छा बनाना है, यानी वो छोटे से छोटे करंट की वैल्यू भी मेजर करने लग जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। देखो टर्न्स होते हैं ना गैल्वेनोमीटर में, याद होगा तो वो बढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा आइडियल एम मीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस 0 होती है। आखिरी करते हैं, आपने Rg की वैल्यू निकालनी है गैल्वेनोमीटर के लिए, यानी गैल्वेनोमीटर को जो रेजिस्टेंस मिल रही है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो Rx द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टर, आपको पता है Rx इसमें सीरीज में होता है, जब सीरीज का बात कर दिए तो फिर ये आएगा ना आपके पास, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ना। तो RV इज इक्वल टू RG प्लस RX करना होगा। तो कुछ MCQs मैंने जल्दी जल्दी कराए क्योंकि टाइम का शॉर्टेज था, लेकिन वैसे तो मैं काफ़ी डेप्थ में आप लोगों के लेके गया हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं है ये बात, तो मुझसे पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। मैं बोलूँगा आपको कि आप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आपको मजीद जो चीज़ें वो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।